मैं देख रही थी कि इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बड़ी ही एक एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले भी पीएमएलएन के गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर जब ये डिटेल्ड जजमेंट आई है, बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस रहा है। वो ये है कि फैसला उन्हें पसंद नहीं आया, इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने जा रही है। क्या ये पार्टी के लेवल पर ये तय हो गया है? आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लेकिन जब हुकूमत खुद आकर कहे कि ये फैसला ठीक नहीं है और ऐसे फैसलों को नहीं माना जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हुकूमती लेवल पर ये डिसाइड हो गया है कि इस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जी, हमें तो 7 साल पहले से जो घाव लगना शुरू हुए थे, जब जिस पूरे पानामा केस में अकामा का जिक्र नहीं था और अदालत ने इंटरनेट से कोई डिक्शनरी देखकर ये फैसला कर दिया और नवाज शरीफ को नाहक और गैर मुनसिफाना तो डिस्क्वालीफाई किया। हम तो तब से ये कह रहे हैं, पसंद नापसंद की बात नहीं है। हमारा तो एक ही मुतालबा भी है कि एक तो हम सबकी ख्वाहिश होती है ये कि अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे, लेकिन दूसरा ये है कि बराबर का ट्रीटमेंट, आइन ये भी कहता है कि सब शहरी बराबर है, तो वो बराबरी का ट्रीटमेंट जो है हमें उससे भी जरूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये जो SIC का फैसला है, ये हालिया सालों में इस सदी में तीसरा फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से एक बहुत मुहीब तजावज़ किया है और वो चीज ग्रांट की है जो फैसले में नहीं थी। ये 2000 में जफर अली शाह केस में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के आमिर को इजाजत दी कि वो आइन में तरमीम कर सके, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं मांगी गई थी। इसी तरह मैंने पनामा का आपको हवाला दिया, इसमें अकामा का जिक्र भी नहीं था पूरी 8 महीने की प्रोसीडिंग्स में, वहां वो अकामा पर आ गया। और इस तरह जो SIC की जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने सोच इस्तेमाल करते हुए एक हवाई किला बनाकर एक पार्लियामेंट्री पार्टी भी बनाई, फिर उसके मेंबरान को फोर्स किया कि जी नहीं, जो आपने हलफ दिया वो ठीक नहीं है, आप इस जमात के रुकन होंगे। फिर जनाब जो मॉनिटरिंग जज का पनामा का एक बहुत ही गैर आईनी फैसला था लगाने का, उसको 1 की बजाय 8 कर दिया। तो हमारे उस पर बहुत मुहीब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा रहते हैं खुर्रम साहब। 90s के अंदर पीपल्स पार्टी के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस वक्त की अदालतों के हवाले से। ऑन रिकॉर्ड है पीपल्स पार्टी, फैसले उनके खिलाफ आए, फैसले फिर भी पाकिस्तान के अंदर माजी के अंदर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती। ये अकामा वाला केस जो आपने बताया, तो उसके बाद उस केस की इम्प्लीमेंटेशन हुई और नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली किया। व्हाट हैज चेंज्ड नाउ? ठीक है, उसमें भी ग्रीवेंसेस थी, आपकी अभी भी ग्रीवेंसेस थी। प्रॉब्लम इज दैट ये तय कैसे होगा कि अब से इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना है? फिर तो एक रास्ता खुल जाएगा ना, फिर तो जिसकी मर्जी, जो हुकूमत में जिसके पास ताकत है, वो फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। नहीं, ये तय नहीं करना जी किसी ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 31 साल पहले बाज मोहम्मद काकड़ केस में अपनी जजमेंट में लिखा था कि जब कानून फील्ड में आ जाए तो कानून अदालत की तशरीह पर बालादस्त होगा। तो असल इशू ये नहीं है कि जी इंतजामिया कहती है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जब पार्लियामान ने एक कानून बनाकर फैसला कर दिया है, फिर कानून जो है वो तशरीह पर बालादस्त रहेगा। लेकिन सर, इसके बारे में जो फ्लिप साइड है, जो दूसरा व्यू है, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, इंटरप्रिटेशन अदालत करती है। उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में जो फैसले आते हैं उनको मानना होता है। मैं किसी ऐसे कानूनदान से, मेरी बात नहीं हुई 72 घंटों में, जो कहता हो कि सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर पे आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। कोई भी, इवन सुप्रीम कोर्ट बार भी इसको एंडोर्स नहीं कर रही। देखिए, लेकिन या तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 74 दिन क्यों इंतजार किया अपनी डिटेल जजमेंट देने में? उनका असल तरीका यही था कि वो फौरी तौर पर अपनी डिटेल जजमेंट इशू करते ताकि हम फिर उस पर रिव्यू फाइल करते, ताकि वो जो अब प्रोसीजर होना है वो आज से 74 दिन पहले हो जाता और जो आज का तनाव हम ना करते। तो सुप्रीम कोर्ट का 74 दिन अपना डिटेल जजमेंट ना देना, उस पर भी उतने ही गंभीर सवालात हैं जितने ये कहना कि जी शॉर्ट ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्योंकि वो भी एक, अब अगर हमने इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो भी शायद एक बेहतर वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि वो डिटेल जजमेंट इशू की जाए। और जिस तरह हमें जो ज्यादा अलार्म का घंटी बजी है वो ये है कि जो पिछले सैटरडे जो वजाहत कोर्ट की तरफ से इशू की गई और कोर्ट ने खुलकर कह दिया कि वो कानून को बालाए ताक रखते हुए जी जोरे का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी डी जोरे जो है
اس کو ہم نہیں دیکھ رہے, ہم ڈی فیکٹو چلیں گے. تو پاکستان میں ڈی فیکٹو کا لفظ استعمال کرنا تو آمریت کا کوڈ ورڈ ہے کہ جی آپ اگر ڈی فیکٹو چلتے ہیں تو ڈی فیکٹو کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک اس 70 میں سے 45 سال یہاں آمریت رہی ہے, کیونکہ وہ ڈی فیکٹو تھی. اور عدالت نے اسی آمریت کو ایک دفعہ نہیں بارہا جواز فراہم کیا ہے. صحیح. سو ابھی پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے, شارٹ آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا ہے, اس پہ تمام وکلا باڈیز کا اس پہ اتفاق بھی ہے, اس پہ رائے منقسم ہے کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے, اس فیصلے میں لوپ ہولز ہیں, اس فیصلے کے اندر کانسٹیٹیوشن کو ایک نقطہ نظر کہتا ہے کہ ری رائٹ کیا گیا, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک خاص طور پہ جمہوریت کے لیے یہ ایک اقدام کیا گیا ہے. لیکن اس بات پہ سب کا اگریمنٹ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ہے, جو حکومت فی الحال ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد بھی نہیں کرنے جا رہی. ریویو کے اندر بھی وکلا کہتے ہیں کہ جی بہت کم چانس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی ڈراسٹکلی مختلف رزلٹ آ جائے. تو پھر اس کے بعد سر آپ کہیں گے کہ ہمیں ریویو کے نتیجے میں بھی فیصلہ پسند نہیں آیا, پھر امپلیمنٹیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں, دیکھیے اس میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا سوال نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے. تو ان کے سامنے ایک طرف سپریم کورٹ کا دیا گیا فیصلہ ہے, اب ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے, اور دوسری طرف انتظامیہ نہیں کھڑی یا کسی کی مرضی نہیں کھڑی, پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے. اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے بڑے ادب سے کہ سپریم کورٹ کی تشریح اس وقت تک فیلڈ میں ہوتی ہے جب تک پارلیمان اس پر قانون سازی نہ کر دے. جب قانون سازی ہو گئی اگست کے آغاز میں, اب اس کو ہوئے ہوئے اب 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, تو وہ قانون سازی فیلڈ ہولڈ کرے گی, تشریح ہولڈ نہیں کرے گی.